आज का विषय है कम्युनिज्म एवं भारत में उसका प्रभाव। यूँ तो कम्युनिज्म का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, सिद्धांत से 150 वर्ष पुराना है और व्यावहारिक रूप से 100 वर्ष पुराना। पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी कम्युनिस्ट सत्ता में आई वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं हुई। इस चीज़ को जानने के लिए उनके बीच में प्रख्यात प्रसिद्ध एक किताब है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, जिसे कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा कम्युनिस्टों ने लिखा है। उसको अगर पढ़ें तो पता लगता है कि गत 70-80 वर्षों में ही उनके द्वारा 10 करोड़ से भी ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। अकेला यूएसएसआर में 202 करोड़ हत्याएं हुई, चीन में 6.5 करोड़। प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं क्यों हुई? बहुत स्पष्ट है कि उन हत्याओं के बिना वो अपना सत्ता एक दिन भी बचा नहीं सकते थे, अपने सत्ता को एक दिन भी चला नहीं सकते थे, क्योंकि जिस विचारधारा को, जिस विचार को वो थोप रहे थे, जिसका अनुसरण कर रहे थे, जो चीज़ चलाना चाह रहे थे, वो पूरे विश्व में कहीं भी आज तक ग्राह्य हुआ ही नहीं। तर्क के अनुसार, बुद्धि के अनुसार समझा करके शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण से इतनी हत्याएं करनी पड़ी। और हत्याएं दूसरों की तो छोड़ो, उनके अपने बड़े बड़े खुद के नेताओं को भी उन्होंने खुद ही मारा। चीन में भी ऐसा हुआ, रूस में भी ऐसा हुआ, यूरोप में भी ऐसा ही हुआ। गलती से कुछ लोग हमारे बीच कहते हैं ओहो हो, सिद्धांत तो बहुत बढ़िया है उनका, लेकिन व्यवहार में गड़बड़ी है। अब सोचने वाली बात है कि अगर सिद्धांत सही है, व्यवहार में गड़बड़ है, तो एक जगह पे गड़बड़ी होती, 2 में होती, 3 में होती, 100% जिस जगह पे वह सिद्धांत चला उस जगह पर गड़बड़ी ही गड़बड़ी हुई। इसका मतलब साफ है कि व्यवहार में ही गड़बड़ी नहीं है, सिद्धांत में भी गड़बड़ी है, और जिसके सिद्धांत में ही गड़बड़ है तो व्यवहार गलत होगा ही। यही कारण है कि 100% जगह पर इतनी हत्याएं हुई हैं, कहीं भी यह ग्राह्य नहीं हुआ। और ऐसा ही कुछ आईसिस इस्लामिक गतिविधि जो दिख रही है, उनका भी इसी तरीके का धरा है। लेकिन विश्व में कुछ भी होता है उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या इससे कुछ सीखने को हमें मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। ये सिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन की जो योजनाएं हैं हमें किस तरह नहीं बनानी चाहिए। और ये तब समझ में आएगा जब हम रूस, चीन, यूरोप के अनुभवों को देखेंगे। भारत में कम्युनिस्ट का पदार्पण 1925-26 में हो गया। अपना देश भारत एक अनोखा देश है। अनोखा इसलिए क्योंकि दशकों तक यह एक ऐसा देश रहा जो कम्युनिस्ट देश नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ की राजनीति में इसका प्रभाव रहा। वैसे ही थोड़ा थोड़ा जैसे देखें कि ब्रिटिश सरकार सत्ता से चली गई, लेकिन ब्रिटिशों का प्रभाव आज भी दिखता है, कुछ न कुछ छाप हर जगह छूटा मिलता है। लेकिन ये तो बुरी तरीके से अपनी राजनीति, भारत की राजनीति में घुस गए। हिंसा की बात करें तो हिंसा से भी यह भारत में हिंसा का नहीं हुआ ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। आज़ादी के बाद ही मिलते ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये आज़ादी सही नहीं है, झूठी आज़ादी है, और उसके सशस्त्र विद्रोह का नारा भी दिया। और 1949 में तख्ता पलट की एक कोशिश भी की गई। इसकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली? तो रूस की क्रांति, जिसे हम किताबों में अपने यहाँ क्रांति पढ़ाते हैं। बड़ा ही विडंबना है कि रूस के किताब में भी अब उसे क्रांति नहीं तख्ता पलट कहते हैं, रूस का तख्ता पलट। उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने मिल करके वहाँ का सरकार गिराया था
और उसी से प्रेरणा लेकर के भारत में भी उसी विदेशी प्रेरणा, विदेशी निवेश, विदेशी धन, इन सब का उपयोग करना शुरू हो चुका था। और उसी के प्रेरणा के फलस्वरूप भारत में फरवरी 1949 में भी प्रयास किया गया सशस्त्र विद्रोह का, और उसमें बहुत सारे लोग मरे भी। अब एक अप्रत्यक्ष गतिविधि को भी देखते हैं। उसी समय की बात है, भारत का विभाजन भी एक महत्वपूर्ण घटना रहा और दुखपूर्ण घटना है। इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। मुस्लिम लीग की मांग चल रही थी, मुस्लिम लीग मांग कर रहे थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन उसको हल्के में लिया जा रहा था। खुद मुसलमान भी इसे मुस्लिम अहंकार से अधिक कुछ नहीं समझते थे, परंतु कम्युनिस्टों ने उसे तर्क उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा राष्ट्रीयताओं को उनके अपने आत्मनिर्णय का अधिकार है। ऐसा भारी भरकम शब्दों को दे करके एक भारी भरकम सिद्धांत हाथ में थमाया, जिसका नाम दिया मुस्लिम आत्मनिर्णय का सिद्धांत। और इसके बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कम्युनिस्ट नेता उस समय के थे, वो लिखते हैं बाद में अपनी किताब में। क्या लिखते हैं? जब तक कम्युनिस्ट इसमें नहीं आए थे तब तक विभाजन की बौद्धिक अपील नहीं थी। इसको बौद्धिक आधार कम्युनिस्टों ने दिया और अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम लीग में शामिल करवाकर आंदोलन में भेजा। परिणाम स्वरूप विभाजन हुआ। ऐसा ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी किताब में लिखते हैं। भारत के विभाजन में मजहबी आधार को रुतबा प्रदान करने का काम यह स्पष्ट हो चुका है कि वह किसी और ने नहीं, कम्युनिस्टों ने ही किया। और घोर विडंबना ये है कि जिसने भारत का विभाजन धर्म के आधार पर कराया, वो आज अपने आप को सेकुलर ताकत बताते हैं और सेकुलरों का सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं। जिस राजनीतिक धड़ा ने मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया, जो कि धार्मिक पार्टी थी, वो अपने आप को सेकुलर बताती है। तो अगर कहा जाए कि कम्युनिस्टों का भारत में सबसे बड़ा अपराध क्या है, तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत का विभाजन उनका सबसे बड़ा अपराध है। इसके बाद उन्होंने नास्तिक वर्ग की राजनीति शुरू की। नास्तिक वर्ग कहने से एक शब्द तो बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब उनकी किताबों को, उनके लेखों को, उनके स्पीच को सुनेंगे तो पता लगेगा कि नास्तिक कुछ नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह यह बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ हिंदुओं की बात होती है वहाँ पर वो विरोध करेंगे, और जहाँ इस्लाम का बात आता है वहाँ पे उनका विरोध नहीं होता है। चुप्पी मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। दूसरा जहां उनका बहुत बड़ा आघात हुआ अपने देश में, वो था अकादमिक संस्थान। भारत को आज़ादी मिल गई थी। उस समय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बने, वह स्वयं ही मार्क्सवाद, लेनिनवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसा उन्होंने खुद भी लिखा है अपनी किताबों में। एक उस समय की घटना है, उस समय भारत में जब स्टालिन मर गया था तो भारत के संसद में खड़े होकर के स्टालिन को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश था जो कम्युनिस्ट देश नहीं होते हुए भी सदन के अंदर, संसद के अंदर श्रद्धांजलि दी जिसने। तो यह स्पष्ट है इस चीज़ से कि उस समय के प्रधानमंत्री का, उस समय की सरकार का कम्युनिस्टों के प्रति कितना ज़्यादा झुकाव था। उसी समय अपने देश का पाठ्यक्रम भी निर्धारित हो रहा था, कमेटियां बन रही थी, तो उसमें भी ऐसे ही ऐसे लोग घुसते चले गए। बहुत सारी घटनाएं उसके पीछे हैं। कुछ लोगों जिन्होंने जब इतिहास लिखा जा रहा था तो उसका विरोध किया, तो विरोध करने पर उनको बाहर
निकाल दिया गया, दूसरी बार उनको बुलाया ही नहीं गया। उसमें से ही एक हैं बहिरप्पा, जो गुजरात के हैं, वो उन्होंने कुछ किताब भी लिखी है अपनी, बहुत अच्छी किताब है आवरण। अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद अभी आया नहीं आया, देखना पड़ेगा एक बार। तो वो बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि जब वो गए थे एनसीईआरटी के पुस्तक लिखने वालों की कमेटी में, तो उन्होंने प्रश्न उठाया। जब उनको बताया गया कि भाई देखो ऐसा 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 लिखना है, जो मुगल आए मंदिर तोड़ा भी तो इसलिए तोड़ा कि सोना चांदी लूट करके ले जाना था, इसलिए तोड़ा। उन्होंने ताजमहल बनाया, ये बनाया, मुगल गार्डन दिया, बिरयानी दिया। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से तो अगर लिखेंगे तो इसका मतलब बच्चों को झूठ पढ़ा रहे हैं। तो उनको बोला नहीं जी, हम जो है सो अग्रेसिव जो है बनाएंगे। और उनको फिर दूसरी बार कभी भी इनविटेशन आया ही नहीं। इस प्रकार से उसी समय जब पुस्तक का लेखन शुरू हुआ, उस समय से ही शुरुआत हो गई अपने अकादमिक संस्थानों पे कब्जा करने का। अपने जो इतिहास की पुस्तकें थी, अपनी जो धार्मिक पुस्तकों थी, अपने उपनिषदों को अगर देखें, उसमें कहीं पर भी ये शुद्ध रूप से ज्ञान का भंडार है। अब ये ज्ञान के भंडार को धार्मिक पुस्तक कह करके पाठ्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया, अपने इतिहास को झूठा बना दिया और हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ाया जा रहा था, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा जातिवाद। इस तरीके का छाप नई आने वाली पीढ़ियों पे छापने का काम कर दिया ये नया अपना ये जो नई टोली जो उस समय गठित हुई थी, और उस समय से काम शुरू हो गया। सभी ऊंचे स्थानों पर प्रोफेसर से एकेडमिक्स की जितनी संस्थान थे, हर जगह पर कम्युनिस्ट घुस चुके थे। सोचने वाली बात है कि भाई सरकार चल रहा था, उस समय की सरकार ने ऐसे लोगों को इतना प्रश्रय क्यों दिया? प्रश्रय देने का कारण था कि उस समय जनसंघ और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भी बहुत आगे आ रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अगर कम्युनिस्टों को आगे बढ़ाया जाए तो वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोका जाएगा। लेकिन उनको रोकने के चक्कर में पूरे देश के संस्कृति, आने वाली नस्लों, आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ हुआ। और आज इतना करने के बाद भी आज पूरे दुनिया में यह कम्युनिस्ट कहीं भी अस्तित्व में नहीं दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, परंतु भारत के एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी में, किताबों में, प्रेस में आज भी इनका प्रभाव है। किसी भी लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज इनका धड़ा बैठा हुआ है, जो कि राजनीति शास्त्र की जो पढ़ाई हो रही है, उस राजनीति शास्त्र के कैरिकुलम को ऐसा डिजाइन किया कि वो पार्टी प्रोपेगेंडा बन गया। पार्टियों के बारे में इसका ये विचारधारा है, अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया। समाज शास्त्र को पढ़ाना शुरू हुआ तो हिंदू धर्म का, किस धर्म संस्कृति का खंडन करना है, यही उनका एजेंडा रहा। उसी के ऊपर पूरा पढ़ाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, ये गलत चीज़ें हैं। हर चीज़, जिस चीज़ को भी देखें उसमें राजनीति ही राजनीति दिखाई पड़ेगी। कम पढ़ाई के अंदर इस प्रकार से उन्होंने राजनीतिकरण करके, मिथ्याकरण करके झूठ परोसना शुरू कर दिया। परंतु एक समय आना था, पतन शुरू हो गया। अब पतन शुरू हो गया तो अब सीधा सीधा कम्युनिज्म कैसे पढ़ाएं? तो उन्होंने उसको कहा कि ये एकेडमिक एनालिटिकल टूल है। मार्क्सवाद को कहा कि मार्क्सवाद विश्लेषण पद्धति है, जबकि मार्क्सवाद क्या है? समाज को बदलने का एक औजार है। और इस बात को, मार्क्सवाद समाज को बदलने का औजार है, इस बात को आज से 30-35 साल तक वे खुद ही कहते थे। लेकिन चतुराई के साथ देखे कि अब दिक्कत आने वाली है, तो उन्होंने एकेडमिक एनालिटिकल टूल ऐसा नाम दे दिया और फिर उसको चला रहे, आज भी चला रहे हैं।
और उनका उद्देश्य क्या था इसके पीछे? उद्देश्य एक ही था, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपने संस्कृति को विकृत करना, और ये ऐसा करते करते राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होना। इसके साथ ही समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास को दूषित करने के साथ ही इन्होंने साहित्य को भी कहीं का नहीं छोड़ा। जो ललित भाव साहित्य में अज्ञेय, निराला, प्रेमचंद्र के समय के साहित्यों में मिलता है, वह अब आज के साहित्य को देखें, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है। आज पाठ्य पुस्तकों में अज्ञेय नहीं मिलेंगे, प्रेमचंद्र को गायब कर दिया गया। आज कोई भी पत्रिका खोले उसमें मार्क्सवादी 2, 4, 5 लिखने वाले जरूर मिलेंगे। चिंता का विषय जरूर है कि ऐसे लोग हर जगह पहुंच गए और भारत की जो शान कहेंगे, ऐसे ऐसे जो लेखक थे वो सारे गायब हो गए। जो आज बनना भी चाह रहे हैं उनको भी नहीं बनने दिया जा रहा है। इस तरीके से एक और चीज जोड़ा गया कि भाषा को खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि भाषा ही कहा जाता है कि ज्ञान का द्वार है, और उन्होंने अपशब्दों को जोड़ा, जैसे फासिस्ट, यहां तक कि नेहरू, गांधी के बारे में भी, हमारे सुभाष चंद्र बोस को भी के बारे में लिखते समय लिख देते हैं। वो क्या बताया जाए, ऐसे शब्दों का तो प्रयोग भी हम नहीं कर सकते, आप सबको पता ही होगा। किसी भी बड़े बड़े आदमी को जब के बारे में लिखना होता है, चाहे वो टैगोर हो, गांधी हो, बोस हो, सीधा गाली दे करके संबोधित करते हैं और बाद में छोटा सा क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन क्या क्षमा मांगने से उनके अंदर सुधार आया? कभी नहीं आया, क्योंकि वो तो उनकी एक टेक्निक है कि कैसे ऐसा करते जाएं और क्यों करें, आगे मैं बताऊंगा। और ये हस्तक्षेप अभी तक भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिख ही रहा है। तो उनका अब वापस आते हैं, मूल सिद्धांत उनका क्या है? उनका मूल सिद्धांत है हिंदू का विरोध करना, भारत का विरोध करना, भारत की एकता का विरोध करना। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले देखे थे, सारे अवार्ड वापसी गैंग एक साथ अवार्ड वापस करने के लिए निकल पड़े थे। जेएनयू में जो कांड हुआ, हम सब उस चीज़ को देख चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि किसी भी एक चीज़ को चलाता है और जिस चीज़ को चाहे उसको 2 दिन के अंदर में पूरे वर्ल्ड मीडिया तक पहुंचाता है। अभी शाहीन बाग का कांड है, उसमें भी बड़े बड़े लोगों का एक्टिविटी दिखी है, और आया भी, वीडियो भी रिलीज आया कि क्यों कर रहे हैं भाई, तो पूरे विश्व को का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करने के लिए कर रहे हैं और भारत की छवि को खराब करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा करना भी है क्योंकि इसकी प्रेरणा कहां से मिली? बाहर, विदेश से। एजेंडा कहां बनता था इन सब का? विदेशों में ही बनता था शुरू से, जो देखते आ रहे हैं। और आप देखेंगे तो शुरू में भी इनको जो आर्थिक मदद मिली यहाँ पे चलने के लिए, वो सब विदेशों से ही मिलती थी। इस बारे में 1955-56 में अपने संसद में चर्चा भी हुआ। रूस से भी पैसा आता था और चीन से भी पैसा आता था। और रूस के एक लेखक हुए फिलिक्स फ्रैंक, वो अपने किताब में लिखते हैं कि नेहरू ने उन्हें क्यों नहीं रोका, वाई नेहरू डिडंट स्टॉप देम, क्योंकि ये नैतिकता के हिसाब से भी सही नहीं था, राजनीतिक हिसाब से भी सही नहीं था और कानून के हिसाब से भी नहीं था सही। परंतु कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि स्वयं भी नेहरू कम्युनिस्ट ही थे, प्रभावित थे, शायद इसलिए भी नहीं रोका। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो उस समय मित्रों आर्काइव से दस्तावेज बाहर आए और 2 दिन तक लगातार छपा, और जब दस्तावेज छपा तो उस दस्तावेज में भारत के बारे में भी जानकारियां आई। उस जानकारी के अनुसार कि यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसको हर साल 5 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता था रूस से। यहाँ पे सभी पार्टी ऑफिस बनाने के लिए फंड रूस से आता था।
भारत में प्रेस खड़े किए गए। जो ये प्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, पूरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जर्मनी और रूस के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी को फंड करके बनाया गया। और भारत में उस समय सबसे बड़ा प्रेस का जो नेटवर्क था वो कम्युनिस्टों का ही हो गया। परंतु हम सब जानते हैं, देयर इज़ नथिंग, नो फ्रीलांसिंग, हर चीज़ के लिए पे ऑफ करना ही पड़ता है। और चूंकि वहाँ से पैसा आ रहा है तो पे किसे करना है, उन्हें ही करना होगा। और जब उनके लिए काम करेंगे तो देशभक्ति तो हो ही नहीं सकता है। तो यह सिद्ध है कि देशभक्ति उनके सिद्धांत में ही नहीं है। और इस बारे में बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है अब कि भाई अफजल के लिए धरना पर उन पार्टियों, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी क्यों बैठे थे, अलगाववादियों का सहयोग वो क्यों करते हैं, या उत्तर पूर्व में जो आंदोलन होता है तो उसके सपोर्ट में ये क्यों जाते हैं। अब यह सारे चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी पूर्ण राजनीति नीति विखंडनवादी है। और ये भारत के विभाजन के समय भी दिखा। और आज कश्मीर में अलगाववादियों का जब वो सहयोग करते हैं, अफजल के साथ धरना में बैठते हैं, उत्तर पूर्व में काम करते हैं, तब हर जगह दिखता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो ये देश वाला थ्योरी तो कार्ल मार्क्स के समय से ही उन्होंने हटा दिया। जरा गौर से करेंगे इस चीज़ों को तो समझ में आएगा। और लेनिन ने तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ के कहा, देश के मजदूरों को, देश के कम्युनिस्टों को देश में विद्रोह कर सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम्युनिस्टों को, मजदूरों को विद्रोह करके देश का तख्ता पलटकर उस पर कब्जा करना। और इसी सब चीज के कारण जब भारत की आज़ादी मिली तो उसको झूठा आज़ादी कहा था। 1949 में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी रूस का, क्योंकि तख्ता पलट जिस समय हुआ था तो ध्यान देंगे, रूस के तख्ता पलट हुआ था लेनिन के द्वारा, और उसके लिए पैसे गए थे जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, भारत के अंदर तख्ता पलट की कोशिश हुई और पैसे आए रूस से, चीन से, जर्मनी से। तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की इनकी अवधारणा अब कैसी है, यह भी हमें बिल्कुल समझ में आ गया। तो वो जो शुरू में एक बात थी कि सिद्धांत, कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धांत तो सही है और व्यवहार गलत है। तो अब इसमें कहीं सिद्धांत क्या क्या है वो भी समझ में आ गया। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही पूर्ण रूप से गलत है। इनका व्यवहार भी इनके सिद्धांत के ही अनुरूप है। विदेशी धन की अगर बात करें तो रूसी केजीबी के ऑफिसर मित्रोकिन अर्काइव, वो कभी भारत में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे दस्तावेज का एक संग्रह बनाया। रिटायर होने लगे तब तक उनको सारा चीज़ समझ में आने लग गया था कि कम्युनिस्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो अंत में उन्होंने फैसला किया कि इन चीज़ों को पब्लिक करेंगे। और फिर वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने उसको पब्लिक भी किया। और उन्होंने उस समय बताया था कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में केजीबी के अधिकारी हैं। 300 से भी ज़्यादा केजीबी के एजेंट सिर्फ भारत में थे। सबसे ज़्यादा केजीबी के एजेंट भारत में थे। इनफैक्ट यहाँ हालत ऐसी हो गई थी एक समय में कि यहाँ के मंत्रिमंडल में केजीबी के एजेंट थे, आरबीआई के अंदर केजीबी के एजेंट थे, नीति आयोग के जो पंचवर्षीय योजना आयोग के अंदर थे, जो न्यूक्लियर रिसर्च चल रहा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर थे। हर एक जगह पर केजीबी एजेंट घुस चुके थे और उसकी हर एक की खबर पहुंचती थी। वहाँ पे वो लिखते हैं, एक जगह पे उनके मित्र कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है, उसका कहते हैं स्टेटमेंट में कि कमाल का देश है ये, पूरा देश ही बिकने को तैयार है। एक ही सूचना को लेकर के सुबह में कोई एक नेता फ़ोन करता है, दोपहर में कोई एक पत्रकार फ़ोन करता है,
शाम को कोई साइंटिस्ट फ़ोन करता है, जिसको जो खबर देता है उसको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ विदेश का यात्रा मिल जाता है, हाँ, किसी को कुछ ना कुछ मिला, तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक ही न्यूज़ सारे नज़र फाड़ के बैठे हैं देश को बेचने के लिए, और वहाँ पे खबर पहुंचा रहे हैं केजीबी के एजेंट बन करके। अब ये जो यहाँ पर थे, जो काम शुरू हो गया, तो ये करते क्या थे? तो ये काम करते थे स्थापित होकर के धर्मांतरण का, ब्यूरोक्रेसी में कैथोलिक चर्च बन रहे थे, अनेक एनजीओ बन गए थे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में थे, प्रकाशन चल रहा था। इन सबों के माध्यम से चलने के बाद धर्मांतरण तो हो ही रहा था। एक समस्या और थी कि हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, तो इसी सब का आधार बनाते हुए इन्होंने एक नया शुरू किया शब्द दलित विमर्श, और उसके बाद दलितों के नाम पर यहाँ पर राजनीति शुरू की और ब्राह्मणवाद, ये दो शब्द को लाया गया, और फिर हिंदू समाज को बांटने का जो थोड़ा बहुत था उसको बढ़िया से, उसके बीच में पार्ट को, जो दरार थी उसको लगातार बढ़ाने की कोशिश चलनी शुरू हो गई। भाषा का विकृतीकरण से शुरू हुआ था, वापस वहीं पे चलते हैं। गाली गलौज की बात से शुरू की थी, वहाँ पे जहाँ बताया था कि शब्दों का नए नए शब्द आए, जैसे दलाल, एजेंट, फासिस्ट, सांप्रदायिक, है ना, ये शब्द आते चले गए। जो हमारे भारत के जो अच्छे लेखक रहे, निराला, अज्ञे, प्रेमचंद्र की पुस्तकों जब पढ़ेंगे तो उनमें ऐसा शब्द नहीं होता है, कहीं कोई गाली गलौज नहीं होगा। लेकिन वहीं पर जो कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को कहते हैं, सो कॉल्ड रोमिला थापर, विपिन चंद्र, इनको अगर आप पढ़ें या इनकी कोई आधे घंटे का 40 मिनट का स्पीच यूट्यूब पे मिलेगा, सुने, कहीं भी आधा घंटा ये बिना एक गाली का उपयोग किए हुए बोल ही नहीं सकते। प्रश्न उठता है कि आखिर इतना गाली का सहारा लेते क्यों हैं? क्योंकि जब आप गाली किसी को देंगे, जैसे कोई आया कि अरे पूछा कि हिमांशु जी घनश्याम को जानते हो क्या? तो घनश्याम को जानते हो? तो अरे घनश्याम, अरे वो तो बर्बाद है बिल्कुल, क्यों उसकी बात क्यों कर रहे हो? अब मैंने बोल दिया बर्बाद है, तो आप अगला प्रश्न नहीं पूछोगे। किसी को गाली देते उत्तेजना पैदा होती है, और जो उस पर विमर्श, बातचीत करने का जो क्रम शुरू होता है, होना चाहिए था, वो शुरू होने से पहले ही खंडित हो जाता है, और एक पिक्चर सेट हो गया, वो सांप्रदायिक है। तो अब क्यों है, कैसे है, ये समझने की, समझाने की जरूरत ही नहीं है तो बस है। तो इस प्रकार से ये एक टेक्निक डेवलप किया गया, और उस टेक्निक का वो बड़े अच्छे से वो उपयोग करते रहते थे, और गलत शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अच्छी चीज़ों के प्रति विमुख करवाने में वो कामयाब होते गए। हार्वर्ड फास्ट एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, जो किसी समय में सबसे बड़ा कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल के नाम से 60 में जाने जाते थे। अपना वो बुक लिखे हैं द नेकेड गॉड 1957 में, और अपने कम्युनिस्ट के अनुभव के दस्तावेज को बहुत मार्मिक दस्तावेज कहते हैं, मार्मिक अनुभव बताते हैं। अमेरिका के थे, और उस किताब का 50 भाषा में ट्रांसलेशन हुआ। उस किताब की एक पंक्ति है, कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी शक्ति है जिसे आप बल से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई के प्रयोग से वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ओस से नमक। तो सच्चाई का सामना उनको करना नहीं है, तर्क के साथ आगे वो टिक नहीं सकते, इसीलिए गलत शब्दों का प्रयोग करके बात को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। लेनिन ने ही गाली गलौज देने का शुरुआत कर दिया था, लेकिन उसको और आगे बढ़ाया स्टालिन ने एक बुक लिखी, शॉर्ट कोर्स, 1936-37 के आसपास में, और उसको 20 साल तक द बाइबल, कम्युनिस्टों का बाइबल ऐसा कह करके माना गया। और पूरा किताब कुछ नहीं था, पूरे किताब में गाली ही गाली भरी हुई थी। उस किताब के जो चैप्टर के टाइटल थे, सब टाइटल थे, हर जगह पे गाली, और उसको अगर
किताब को गाली शास्त्र कहा जाए तो कोई बहुत बड़ा गड़बड़ी नहीं है इस शब्द को बोलने में। और इस प्रकार से उस किताब के द्वारा भी ट्रेनिंग दिया गया और आज तक उस गाली को का उस शब्दों का प्रयोग करके आने वाले लोगों को भी ट्रेंड करते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से केजीबी के एजेंट से लेकर के कम्युनिस्टों ने अपने भारत पे कब्जा करने की कोशिश की और औपचारिक शिक्षा पद्धति, प्रेस, साहित्य, भाषा पर अपना प्रभाव डाला और आज भी उससे भारत मुक्त नहीं हो पाया है। अब तो और नए नए चीज़ आने लग गए, पर्यावरण रक्षक, पर्यावरणवादी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम से आते हैं, एनिमल प्रोटेक्टर के नाम से आते हैं। अपने घर में जो माँ बाप रहेंगे उनको कोई पूछने नहीं जा रहा, लेकिन रोड पे 2 कुत्ते को रोटी खिलाना है। पूछ लो कि माँ बाप को फ़ोन किया क्या पिछले 15 दिन, 1 दिन, महीने, 2 दिन में, 2 महीने, 4 महीने में? नहीं। बच्चा है क्या, पति है क्या, उनसे मतलब नहीं, लेकिन कुत्ते को 2 रोटी खिलाना है, एनिमल प्रोटेक्टर बन जाएंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ ऐसे भी हैं। भारत पूरे विश्व में एक अकेला हिंदू देश है, तो अब यहाँ पर घुसना है तो हिंदू की विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा। और इसको करने के लिए आसान क्या था? कन्वर्जन। तो कन्वर्ज करना है तो फिर विरोध हिंदुत्व का करेंगे, लेकिन इस्लाम का नहीं करेंगे, चर्च का नहीं करेंगे, आखिर वहाँ से पैसे भी आते हैं। और ये बात वो अच्छे से समझते थे और इतना कामयाब यहाँ पर नहीं भी हो पाए, क्योंकि एक परेशान भी हुए। परेशान होकर के एक जो उनके इंटेलेक्चुअल अपने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कम्युनिस्ट थे, वो अपने किताब में लिखते हैं कि इस देश में हमारी जो सबसे बड़ी बाधा है वो बुजुर्गा नहीं है, कैपिटलिज्म नहीं है, इंपेरियलिज्म नहीं है, वो है हिंदू धर्म। जब तक हिंदू धर्म है हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस लाइन को जब उसने लिखा तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो अब ये भी स्पष्ट है कि आखिर उनका हिंदू धर्म से आज का दुश्मनी, आज की शत्रुता, आज की दुश्मनी नहीं है, यह शुरू की है। और इसी कारण से चर्चों का समर्थन शुरू से मिलता भी आ रहा है। वो पीस एक्टिविस्ट, एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट, है ना, शाहीन बाग ब्रिगेड, ऐसे करके वो सामने आते रहते हैं। इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का घोर विरोधी तो हैं, लेकिन रामस्वरूप जी अपने किताब में लिखते हैं, कहते हैं वो कि मार्क्सिस्ट के लिए इंपेरियलिज्म एक सुंदर चीज़ है अगर इसका शिकार हिंदू हो। बहुत स्पष्ट है, एकदम सेलेक्टिव, किस जगह पर लिंचिंग हो रही है, ये मॉब लिंचिंग है, किसको मरना चाहिए नहीं मरना चाहिए, ये वो खुद ही स्वयं डिसाइड करेंगे। जब एक केरल में एक हत्या हुई, उसका नाम था रोमिल। तो रोमिल की जब हत्या होती है तो उसके बारे में कोई नहीं जानते हैं। 1970 में उसके पिता को भी मार दिया गया था और कुछ समय पहले, कुछ 1-1.5 साल पहले उसे मारा गया। और कैसे मारा गया? उसकी जो बहन थी, 7 महीने का बच्चा था उसके पेट में, उसके सामने में गुप्ती से जो चाकू है उससे छील करके मारा गया। और उसके लिए एक न्यूज में छोटा सा न्यूज बना, आरएसएस एक्टिविस्ट किल्ड। रामलिंगम को जब हत्या हुई, नाम भी नहीं जानते हैं लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर किल्ड। तो कैटरिंग करने के लिए उसकी हत्या नहीं हुई थी। हत्या क्यों हुई थी कि एक दिन पहले उसकी झड़प हुई थी, धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पे उसकी झड़प हुई बंद कराने के लिए। अगले दिन उसे मार दिया गया। प्रशांत पुजारी को मारा गया, बीच बाजार में लोग आए, मार दिए। और बड़े सरदाना वो कहता है कि तो क्या हुआ, वो तो बजरंग दल का था। तो वो डिसाइड करते हैं कि किसको मरना है, कौन सा मॉब लिंचिंग है, कौन सा हेट किलिंग है। ये बड़ा अच्छे से सामने प्रोजेक्ट करते हैं
और जिसको आगे बढ़ा, रोहित बामुला को आगे बढ़ाना है तो उसको बढ़ाएंगे, एक दिन के अंदर में उस न्यूज को पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि किस प्रकार से इन्होंने आज भी अपने प्रेस पे कब्जा करके रखा हुआ है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके साथ बहुसंख्यक ही बहुत बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। 100 साल के इतिहास, पिछले 70-80 साल के भी इतिहास को अगर ध्यान से देखें कि जो हानि हुई है वो किसकी हुई है, वो बहुसंख्यकों की ही हानि हुई है, चाहे वो धन से हो, जन से हो, धर्म से हो, क्षेत्र से हो, हर प्रकार से जो बहुसंख्यक हैं उनकी ही हानि हुई है। अंत में एक और उदाहरण दूंगा। एक और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ अपने देश में, इसमें बहुत सारे लोग मरे और पूरे राष्ट्र की भावना उससे जुड़ी हुई थी। अयोध्या आंदोलन 1987 में प्रखर रूप से आगे बढ़ा और सुखद अनुभव इस वर्ष हो रहा है कि अब इसका फैसला भी आ गया, कुछ दिन में वहाँ पे मंदिर भी बन जाएगा। परंतु ये मामला इतने दिन चला क्यों, देखें तो आंदोलन शुरू हुआ 1990-91 में। चंद्रशेखर जिस समय प्रधानमंत्री बने तो चंद्रशेखर ने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया और कहा कि दोनों लोग आपस में तर्क कर ले, अपने बातों पर सहमत हो जाए, जो जीत जाएगा, जो आपस में अच्छा फैक्ट रखेगा तो उसकी बात मान ली जाएगी। तो उस समय में दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष भी इस पर सहमत थे, मान गए। तो उनका एक बार बैठना भी हुआ, लेकिन इसके बाद देखा गया कि भाई ये तो इतना बड़ा मुद्दा है और इतना जल्दी सेट भी हो जाएगा। तो मार्क्सवादियों को ये बात पचा नहीं और जेएनयू के प्रोफेसर 25 प्रोफेसर एक साथ मिले और 25 प्रोफेसरों ने 8 पन्नों की एक पुस्तक निकाली। 25 ने उस पर दस्तखत किया और पूरे भारतवर्ष में उस पुस्तक को फैलाया और इसको आंदोलन की तरह फैलाया कि भाई मुसलमानों को समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके फैलाया। उनके साथ गए और इनमें से प्रोफेसर थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, समथिंग शर्मा थे क्या, वो उनके साथ भी 3 प्रोफेसर मिल करके जो टीम बैठी थी बात करने के लिए उस टीम में चले गए। एक बार बैठे चले गए, राम शरण शर्मा थे, एक बार बैठे फिर दूसरी बार भी बैठे। तो जब तर्क तो होता नहीं है इनके पास, तर्क से तो बात नहीं, गाली ही है इनका टेक्निक, तो गाली वहाँ पे चलेगी नहीं। तो जब नहीं चला तो दूसरी बार जब बैठे तो उस समय में वॉकआउट करके उठ गए और सबको बता दिया भाई कोई बात नहीं करनी है, इसका हम बहिष्कार करते हैं, जो होगा हम आगे देख लेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर अच्छे खासे जो उस समय में चीज़ें ठीक होने वाली थी, उस विवादित ढांचा जो ढहा, उसके बाद इनके कारण ही इतने दिनों तक ये अयोध्या का जो राम मंदिर है वो नहीं बन पाया, उलझा रहा। पूरी राष्ट्र की जो भावना थी वो आहत होती रही, उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इतना सारा बात है, समय काफ़ी हो गया, तो आगे भी और इसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने प्रिंट मीडिया के ऊपर प्रभाव के द्वारा किस प्रकार से बौद्धिक आतंकवाद फैलाया है, इस बौद्धिक आतंकवाद विषय पर फिर आगे एक बार चर्चा होगी। धन्यवाद।